Hello everybody, namaste and welcome to my YouTube channel. I hope you are doing great and this is my very first YouTube video. I wish I could help every person who want to learn about commerce or want to clear their doubts. So basically this is an introduction video in which we will discuss about class 12th business study syllabus and some other important points. So let's begin. So जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो सिलेबस है उसे दो पार्ट में बांटा गया है, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी. एक्चुअली ये दो बुक्स हैं जो कि एनसीईआरटी में दी गई हैं और अगर हम बाहर की कोई बुक्स लेते हैं तो वो हमें एक ही बुक में मिल जाता है, लेकिन ये एनसीईआरटी में पार्ट ए और पार्ट बी की तरह मिलती हैं. और अगर हम बात करें प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की तो इसमें हमारे 8 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें कि स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स जो हैं वो अपनी एक इंडिविजुअल पहचान रखते हैं, उनको हम इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें उनके बाद के चैप्टर्स की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये सब आपस में कनेक्टेड हैं और ये सब फंक्शन हैं मैनेजमेंट के जो कि हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे. और ये जो चैप्टर्स हैं साइमल्टेनियसली हैं, एक के बाद एक दिए गए हैं. अब आती है बात हमारे पार्ट बी की जो कि है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग. ये हमें बताता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है. और अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये सारे चैप्टर्स हमें बताते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है. पार्ट बी में हमारे 4 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर्स हैं वो फाइनेंस को बताते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है. और अगर हम 11th और 12th चैप्टर की बात करें, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये हमें मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं और साथ ही साथ हमारे जो राइट्स हैं, एक कंज्यूमर के जो राइट्स हैं वो क्या क्या होते हैं ये चीज़ बताते हैं. आराम से हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे. और अगर हम इनके नंबर डिवीज़न की बात करें, मार्क्स डिवीज़न की बात करें, तो जो हमारे स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं वो हमें 16 मार्क्स कैरी करते हैं. उसके बाद के 2 चैप्टर्स 14 मार्क्स कैरी करते हैं और लास्ट के 3 चैप्टर्स स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन तीनों को मिला के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. टोटल अगर हम बोलें तो हमारे फर्स्ट जो बुक है उससे हमारे 50 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं. और अगर हम पार्ट बी की बात करें तो हमारे 15-15 मार्क्स के दो चैप्टर्स डिवाइडेड हैं और टोटल इस सेकंड बुक से आते हैं 30 मार्क्स के क्वेश्चन. तो अभी तक हमने देखा कि हमारा टोटल जो बन रहा है वो बन रहा है 80 मार्क्स का. और हमारा जो पार्ट सी है वो है प्रोजेक्ट वर्क और इससे हमें 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट मिलता है, जो कि हमारा वाइवा भी इसमें होता है और हमें प्रोजेक्ट फाइल भी बनानी पड़ती है. सो नाउ वी स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर नेम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फोकस जा रहा है एक टर्म पर जो कि है मैनेजमेंट. एंड दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर टर्म, यू हैव हर्ड इट मैनी टाइम्स इन योर लाइफ, जो कि बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है. एक्सटेंसिवली मीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उन जगहों जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हों, वहाँ पे ये यूज़ होता है. कॉमन सी बात है, अगर एक एंटरप्राइज़ है वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो ऑटोमेटिक ही मैनेजमेंट की जो नीड है वो जनरेट हो जाती है. और साथ ही साथ मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली, बहुत ही अच्छी तरीके से अचीव हो जाए. और अच्छे मैनेजमेंट की पहचान यही है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम से कम वेस्ट हो. अगर प्रॉपर मैं एक लाइन में बोलूँ तो
मैनेजिंग अ मैन इज़ नोन एज मैनेजमेंट। अब दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैन को मैनेज करने की क्या ज़रूरत है। तो मैन को मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। सिर्फ एक एम को नहीं, बाकी भी और एम होते हैं जिनको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मटीरियल, मेथड, मनी एंड मशीन। ये सारे कहलाते हैं 5M ऑफ मैनेजमेंट। और इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है मनी को, क्योंकि अगर मनी नहीं होगी तो हम बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते, उसे प्रॉपर रन नहीं कर सकते। और इन फ्यूचर अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप अपने बिज़नेस को सरवाइव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जो बाकी एम है वो इतने ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा मनी इम्पॉर्टेंट होता है और बाकी के एम भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन सबको बाइंड करके ही अगर हम चलेंगे तभी एक अच्छा बिज़नेस हमारा बन सकता है। अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी मैनेजमेंट की, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू मी आपको इन तीनों डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशन मैंने NCERT से ली हुई है। इनमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल लगती है वो गिवन है बाय रॉबर्ट एल ट्रिवलर एंड M. Jean न्यूपोर्ट के द्वारा, जो कि है मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशंस of human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objectives। तो ये डेफिनेशन जो है वो मैं आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगी जब मैं इन सारी चीज़ों को आपको समझा दूँगी। अब बारी आती है हमारे एक टॉपिक की, जो कि है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बिजनेस अपने गोल्स को अचीव कर सकता है इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि प्रोसेस, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इन पर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है, फोकस करता है, जिसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। प्रोसेस रिफर्स टू द सीरीज और अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ये जब कोई किसी चीज़ का सीक्वेंस या सीरीज़ में कोई काम हो रहा होता है, तो मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बोलने की क्या ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि मैनेजमेंट में भी सीरीज़ ऑफ फंक्शन होते हैं, मतलब एक के बाद एक काम किए जाते हैं इसमें भी। जैसे कि सबसे पहले होती है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये सारे फंक्शन हमारे सिलेबस में इंडिविजुअली एक एक चैप्टर करके दिए गए हैं। सो इन्हें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पर मैं आपको ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ ये होते क्या हैं। तो जैसे अगर हम प्लानिंग की बात करें तो हम अपनी डेली लाइफ में भी अगर कोई चीज़ प्लान करके करते हैं तो उसमें गलतियाँ कम होती हैं। उसी तरह एक बिज़नेस में अगर प्लानिंग करके कोई काम होता है तो गलतियाँ कम होती हैं, जिससे हमारे रिसोर्सेज की जो वेस्टेज है वो कम से कम होती है। ह्यूमन एफर्ट्स की भी जो एफर्ट्स हैं उनकी वेस्टेज भी कम होती है। फिर अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि डिसाइड करना कि कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने सब डिपार्टमेंट्स होंगे बिज़नेस में, और इन शॉर्ट फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा, मतलब एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा कि काम कैसे होगा।
तो अभी तक हमने देखा कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है। तो उसके बाद आती है स्टाफिंग, जो कि एक फंक्शन है मैनेजर का, जिसमें वो लोगों को सेलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं वो उनको असाइन करता है। इसे भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो इसे अभी हम यहीं तक छोड़ देते हैं। उसके बाद आती है डायरेक्टिंग। ये स्टाफिंग के बाद का प्रोसेस है और ये एक फंक्शन है जिसमें अपॉइंट किए हुए लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि वो सही डायरेक्शन में काम करें। सही डायरेक्शन का मतलब है अपने एफर्ट्स को सही जगह पे लगाएं, जिससे बिजनेस ग्रोथ हो सके, साथ ही साथ उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो सके। और इसके बाद हमारा जो लास्ट आता है फंक्शन, वो है कंट्रोलिंग का, जो कि मैनेजर उसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस क्या होती है कि हमने सबसे पहले प्लानिंग की थी और उसमें हमने कुछ डिसाइड किया होगा कि काम कैसे होगा, क्या होगा। तो जब हमने एक चीज़ प्लान की और दूसरी जगह पे एक्चुअली क्या हो रहा है, इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करना, अगर इनमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस का रीज़न फाइंड आउट करना और उसके बाद उसको करेक्ट करना। अब हम बात करेंगे इफ़ेक्टिवनेस के बारे में, जो कि इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को सही तरीके से करना, जिससे गोल अचीव हो जाए, सही तरीके से अचीव हो जाए और साथ ही साथ टाइम से कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे इफ़ेक्टिवनेस में टाइम का रिलेशन है। अगर आपको याद रखना है कि इफ़ेक्टिवनेस का टाइम से रिलेशन है, तो एक तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इफ़ेक्टिवनेस की स्पेलिंग देखें तो उसमें टी आता है, तो आप उससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस जो है वो टाइम से रिलेट करता है। इफ़ेक्टिवनेस की तरह ही एक शब्द होता है एफिशिएंसी। दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके क्या फीचर हैं। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं कि एफिशिएंसी क्या होता है, तो जब हम कोई काम एक ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं कम से कम रिसोर्सेज की वेस्टेज के साथ, तो उसी चीज़ को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। और एफिशिएंसी जो है वो कॉस्ट से रिलेट करती है। अगर हम इसको बोलें कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ काम करना, तो ये एक कीवर्ड है इसके लिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना कम से कम रिसोर्स लगा के। अब रिसोर्स इसमें कुछ भी हो सकता है, उनको हम इनपुट बोलते हैं, जो कि मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट और अ पर्सन, इन सब में से कुछ भी हो सकता है। और हम ये सब इनपुट क्यों लगा रहे हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके। तो मैनेजमेंट ध्यान रखता है कि एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट हाई हो जाता है ऑटोमेटिक। Relationship between effectiveness and efficiency. ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, और अगर मैं सिंपली आपको समझाऊं तो इसमें आता है कि जैसे आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और उस काम को करने में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन आपने रिसोर्सेज का जो वेस्टेज था वो बहुत कम किया। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छे से काम किया। आपको जिस टाइम पे काम अपना सबमिट करना था, आप उस टाइम पे अपना काम सबमिट नहीं कर पाए, तो ये भी यूज़फुल नहीं है। एक और सिचुएशन आती है जिसमें आपने टाइम तो कम लिया, लेकिन उसमें रिसोर्सेज आपने बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया। तो ये भी सही नहीं है कि आप
इफ़ेक्टिव हो रहे हैं तो आप एफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं, और एफिशिएंट हो रहे हैं तो इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। दोनों के बीच में बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इसका जो बैलेंस है वो हमें हाई प्रॉफिट की तरफ लेके जाता है, कंपनी को अच्छी ग्रोथ दिलाता है, और साथ ही साथ जो फेलियर होने वाले होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके चांसेस को बहुत ज़्यादा ही रिड्यूस करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड इट, एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी से ये सीरीज़ ख़त्म कर सकूँ इस चैप्टर की। And we will meet soon in the next video. तब तक के लिए bye bye. Do like, share, and subscribe? Press the bell icon.